हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीरो आर क्लासेस पर। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया, उससे पहले मैंने प्रेसिडेंट पढ़ाया और फिर बाद में मैंने इन दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी आपको दी थी। एक चार्ट बना के दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में मैंने आपको ये चार्ट दिया था, तो अगर आपने वो चार्ट नहीं देखा तो जाइए देखिए। बेसिकली बहुत ज़्यादा हैंडी नोट्स हो जाते हैं, वो बहुत ईजीली आप उसको याद कर सकते हो। आप उसको हमेशा अपने फ़ोन में कैरी कर सकते हो, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, याद करने में आसान हो जाता है। और इसी में भी सेम आज भी हम ऐसे ही करेंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट पढ़वाऊँगा। आपको हाई कोर्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको उसके बाद सेम वैसे ही एक कंपैरेटिव नोट्स दे दूँगा, एक चार्ट टाइप का बना के दे दूँगा, जिससे क्या है कि आप इन दोनों को अच्छे से याद कर सको। इनके डिफरेंसेस आपको पता हो, इसमें कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या-क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, क्या-क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो सब आपको पता चल जाए और आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है हमें सुप्रीम कोर्ट के लिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को एससी से रेफर करूँगा, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल, कौन-सा आर्टिकल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होगा? तो ये है आर्टिकल 124। अब मैं आपको पता है मैं पढ़ाता कैसे हूँ। मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊँगा और साथ-साथ उससे रिलेटेड मैं आपको वो आर्टिकल भी बताऊँगा। ठीक है? तो चलो, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन-सा है? 124 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है थोड़ी-सी, कि सुप्रीम कोर्ट बना कैसे, एक्जिस्टेंस कैसे आई सुप्रीम कोर्ट की। तो सबसे पहले क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। उसने बोला कि भाई इंडिया में जो है ना, एक फेडरल कोर्ट बनेगा। ठीक है? फेडरल कोर्ट बनेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसी फेडरल कोर्ट को जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया, 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। 1950 में बेसिकली 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो आज सुप्रीम कोर्ट जो है आज जिसकी हम बात करते हैं, वो आज स्टैब्लिश जो है वो 1950 में स्टैब्लिश हुआ था। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कब 28 जनवरी 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ, तो 28 जनवरी 1950। और कौन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसको सक्सीड करा? तो सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड किया। ठीक है? आई होप बात समझ आ गई होगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है ना। तो उससे पहले जरा एक चीज मुझे ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कौन है? सबसे पहले अभी हमारे जो करंट सीजेआई है, करंट सीजेआई, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि करंट सीजेआई कौन है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ आपको सीजीआई बेसिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो जान लो स्ट्रेंथ कितनी है हमारे अभी इस टाइम पे, आज 2023 में, कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 34 टोटल जजेस होंगे, जिसमें से कि क्या है कि 33 तो जजेस होंगे प्लस 1 सीजेआई होगा। ठीक है? मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 33 अदर जजेस होंगे। ठीक है? आई होप बात समझ आ गई होगी। दूसरी अब एक जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट देता कौन है इनको? अपॉइंटमेंट किनके नाम के अंडर आता है? तो अपॉइंटमेंट आता है इनका प्रेसिडेंट के नाम के अंदर। मतलब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट इनको चूज करते हैं। पर असल में वो प्रेसिडेंट नहीं होते जो चूज करते हैं। असल में क्या होता है कि हमारा जुडिशरी का, बेसिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम है, उस सिस्टम को बोलते हैं कलीजियम सिस्टम। अब इस कलीजियम सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी सीनियर जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जितने भी सीनियर जजेस होंगे ना, उनका एक ग्रुप है ये। ठीक है? उनका ये एक ग्रुप है, वो चूज करते हैं, वो चूज करेंगे एक जज को। ठीक है? वो चूज करेंगे उस जज को और वो बताएंगे कि ये जज जो है ये अगला जज बनना चाहिए, या अगला सीजेआई बनने चाहिए, या अगले सुप्रीम कोर्ट में ये जज बनने चाहिए। और उनका नाम वो बेसिकली ये कलीजियम सिस्टम
ये कॉलेजियम सिस्टम देगा नाम प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट सर, हमने जो है इन इन जज को हमने चूज किया है कि ये हमारे सीजीआई बनने चाहिए, ये हमारे अगले जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या ये हमारे बेसिकली एक जज होने चाहिए हाई कोर्ट में। मतलब यही जो भी कुछ है, जो जुडिशरी में जो भी डिसीजन लेता है वो एक कॉलेजियम सिस्टम लेता है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप होता है। तो वो नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और तब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ठीक है भाई, जो आपने चुना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, तब उस एक्सेप्टेंस के बाद मतलब वो जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में एक जज की पोस्ट पे आ जाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इससे क्या होता था कि जो गवर्नमेंट थी हमारी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो उसका जो है उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो पाता था। मतलब वो नहीं चूज कर पाते थे कि कौन हमारा बेसिकली अगला सीजेआई बनेगा, या कौन किस स्टेट में उस स्टेट का मतलब एक चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस नहीं था। ठीक है, एक तरह से अगर मैं ये बोलूं, तो उस टाइम क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया उन्होंने बोला कि चलो यार, इनकी मोनोपोली, इनका कलीजियम सिस्टम को खत्म करते हैं, इनके कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करता है। तो उन्होंने उस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था? उसमें उन्होंने क्या करा, बेसिकली नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया इन्होंने, किसमें? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इन्होंने बोला कि भाई अब जो ये है ना कॉलेजियम सिस्टम जो है, ये अपॉइंट नहीं करेगा, ये नहीं देगा हमको कि सजेशंस की आप इनको इलेक्ट करो। अब ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये बताएगा प्रेसिडेंट को कि कौन होना चाहिए अगला हमारा सीजीआई, कौन किस स्टेट में कौन उसका चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो ये बताएगा। कॉलेजियम सिस्टम नहीं बताएगा। तो फिर उसके बाद क्या करा जुडिशरी, बेसिकली इससे क्या हो रहा था कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी वो खत्म हो रही थी। तो जुडिशरी ने इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, बेसिकली इसको बोला नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। नल एंड वॉइड का मतलब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, मतलब बोल दिया कि भाई 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो गलत है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खराब कर रहा था, मतलब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस छीन रहा था। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये बात समझ आ गई आपको कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, उसमें क्या चीज थी, और उसके बाद उन्होंने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। वहां से एक और चीज पता चली कि जुडिशरी ने क्या करा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटा दिया। एक चीज यहाँ से पता चलती है कि इन्होंने जुडिशियल रिव्यू किया यहाँ से, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू बेसिकली कोई से भी, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो जुडिशरी उस लॉ को हटा सकती है, रिमूव कर सकती है उस लॉ को। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और कौन से आर्टिकल में इस जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दिया है? ये एक्सप्लिसिटली तो नहीं किया है, मतलब ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू होगा, एक्सप्लिसिटली नहीं, एक्सप्लिसिटली नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट इसका एक इम्प्लिसिटली है ये। तो कौन से आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 किस में आता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, कॉलेजियम सिस्टम क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। चलो, दूसरी चीज, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन सेम वही कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो जैसे भी जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती है ना, जितने भी हमारे एक सेंटर में जो पोजीशंस होती है, उसमें सबसे बेसिक क्राइटेरिया तो ये होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है? तो एक क्वालिफिकेशन और है, वो क्वालिफिकेशन क्या है कि जो ये है बेसिकली, अगर हम किसी को, अगर किसी भी इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जज होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल से मतलब 5 years का उनको एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट कि वो
तब जाके वो तब जाके उनको चूज करेंगे वो, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन है, एक और कंडीशन, बेसिकली 4 कंडीशंस है। तीसरी कंडीशन क्या है, या तो फिर वो क्या होनी चाहिए, एडवोकेट होनी चाहिए। एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में होनी चाहिए, कितने साल से, 10 साल से। एक और कंडीशन क्या है, वो या तो फिर वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होनी चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, इसका मतलब क्या है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि यार ये बंदा जो है ना, ये बंदा बहुत अच्छा जूरिस्ट है, मतलब एक बहुत अच्छा जज बन सकता है। मतलब प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे है वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। पर फिर वही बात है, प्रेसिडेंट अकेले नहीं, वो कोलिजियम सिस्टम जिसको बोलेगा, उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब जो बेसिकली एक ध्यान देने वाली बात है, क्वालिफिकेशन में कोई मिनिमम एज नहीं होना है, तो नो मिनिमम एज। अब जितने भी बहुत सारे के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती है ना, उसमें हर किसी में ना मिनिमम एज गिवन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को चूज करने के लिए कोई मिनिमम एज जैसा क्राइटेरिया नहीं है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज का नोट बना लीजिए। और वैसे साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक अपने जो इस वीडियो के जो हैंडी नोट्स हैं, इस वीडियो के जो नोट्स बनाए हैं, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिए हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाइए ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ओथ और टेन्योर कितना होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो देखो ओथ जो दिलाते हैं ना, तो वो दिलाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको दिलाते हैं प्रेसिडेंट, मतलब सीजीआई को, जो है सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं। फिर उसके बाद अगर जो और जजेस होते हैं उनको सीजीआई खुद दिलाते हैं, अदर जजेस उनको सीजीआई खुद दिला देते हैं, ठीक है। टेन्योर कितना होता है, तो टेन्योर का कोई ऐसा फिक्स नहीं कि इतने साल हुआ, लेकिन एक मैक्सिमम एज है कि इस एज से ऊपर जो है आप सर्विस नहीं कर सकते। वो कितना है, 65 ईयर्स। 65 ईयर्स ऑफ एज जो है मैक्सिमम सर्विस है। ऐसा नहीं कि उनको 18 साल से करना है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि बेसिकली 65 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है, कि अगर 65 साल से कोई ज्यादा हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रह सकता, ठीक है। अब रिमूवल की बात आ जाती है। रिमूवल हमने प्रेसिडेंट का भी पढ़ा था, रिमूवल हमने वाइस प्रेसिडेंट का भी पढ़ा था। प्रेसिडेंट के रिमूवल को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं होता, उसको कुछ नहीं बोलते, बेसिकली वो एक नॉर्मल रेजोल्यूशन से रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का ग्राउंड होता है वो कौन सा ग्राउंड होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का ग्राउंड क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का ग्राउंड मैंने आपको उस वाली प्रेसिडेंट वाली वीडियो में भी बताया था। इनका ग्राउंड होता है प्रूवन मिसबिहेवियर एंड और इनकैपेसिटी, ठीक है। या तो फिर उनका एक मिसबिहेवियर कोई प्रूव कर दिया हो, जहां बेसिकली जहां उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही हो, तो वहां पे उनका मिसबिहेवियर जो है प्रूव कर दिया हो, या वो बेसिकली एक कैपेबल ना हो उस पोजीशन पे बैठने के लिए, ठीक है। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद आज हम पावर्स को डिस्कस करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को, मेन पावर्स को। बेसिकली पावर्स तो बहुत सारी है, लेकिन जो मेन चीजें हैं, जो मेन चीजें हम डिस्कस करेंगे वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ओके, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मान लो सेंटर और स्टेट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पहला केस ही हो गया। दूसरा केस क्या हुआ कि कोई स्टेट और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। या तीसरा केस, एक तरफ क्या है, सेंटर है और एक कोई स्टेट है और दूसरी तरफ कोई अदर स्टेट है, इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस केस में क्या है कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब कि इन केसेस में किसी और कोर्ट के पास वो राइट नहीं होगा कि वो इस केसेस को सुन सके। वो केसेस सिर्फ और सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। इस चीज को बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। बात समझ आ गई होगी आपको। अगली चीज जो है रिट जुरिसडिक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना। इसमें मैंने एक पीवाईक्यू भी डाला है, एक लास्ट में मैंने एक पीवाईक्यू भी डाला है इस पे, कि एक क्वेश्चन आया था सीडीएस 2022 फर्स्ट का क्वेश्चन शायद से ये, तो उसका जो क्वेश्चन आया था बहुत इजी क्वेश्चन था रिट जुरिसडिक्शन पे। ठीक है, अच्छा रिट जुरिसडिक्शन क्या होता है? रिट्स इशू करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हमारे इंडिया में जो कोर्ट्स है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कुछ रिट्स इशू करते हैं। रिट्स मतलब आदेश इशू करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेसिकली रिट जुरिसडिक्शन। अब दूसरी चीज जानने की चीज जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही रिट इशू करता है। वेर एज हाई कोर्ट जो है वो किसी भी चीज के लिए, ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग डीम्ड फिट, जो अगर हाई कोर्ट का लगता है कि हाँ यार इसके लिए मुझे रिट इशू करनी चाहिए, तो वो उसके लिए रिट इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए ही रिट इशू करता है, अदरवाइज किसी के लिए और किसी चीज के लिए रिट इशू नहीं करता। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है वो ग्रेटर है किसके? सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के। ये भी क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ wider writ jurisdiction than the other, तो हाई कोर्ट हैज अ wider writ jurisdiction than the सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट का दायरा ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। किस मामले में? रिट जुरिस्डिक्शन के मामले में। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी। तो कितने तरीके के रिट्स होते हैं? अच्छा पहली बात एक और चीज की, ये रिट्स जो है ना हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? कौन सा आर्टिकल में मेंशन्ड है? देखो सोचो, ये है हमारे आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और इसी आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? तो आर्टिकल 32 को, और किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, बात समझ आ गई। तो कौन कौन से रेट्स होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, और कितने रेट्स होते हैं? 5 रेट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहली रेट होती है, अच्छा मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से रेट क्या होती है और किसके अगेंस्ट इशू करा जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है। अच्छा मीनिंग भी है, मीनिंग पे ही क्वेश्चन है, और किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है। तो ये चीज, ये जो ये टेबल है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब अगर मान लो किसी को बिना वारंट के किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया, तो वहां से वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से वो हेबियस कॉर्पस लगा सकते हैं और उसके बाद बोलो कि भाई वो आदमी को जिसको अरेस्ट किया वो कहाँ है, दिखाओ जरा उसको, जिंदा है कि मार दिया। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग, और ये भी पूछा जाता है कि किसके अगेंस्ट इशू की जाती है। तो ये हेबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट? एक स्टेट के अगेंस्ट इशू की जाती है। स्टेट, फिर वही बात, स्टेट क्या होता है? स्टेट एक वैसा वाला यूनियन, अपना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वो वाला स्टेट नहीं। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट एक वो बॉडी है जो पब्लिक बॉडी है। स्टेट एक वो बॉडी है जिसके, जो बेसिकली गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है, उसको बोलते हैं हम स्टेट। पॉलिटी में दो तरह के स्टेट होते हैं, एक होता है अपना पॉलिटिकल मैप वाला स्टेट, जिसमें हमारे क्या बोलते हैं, स्टेट्स गिवन होते हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे स्टेट्स हो गए। लेकिन और दूसरा दूसरा जो स्टेट होता है वो होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो अथॉरिटी है, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो अथॉरिटी है, वो पब्लिक बॉडी बेसिकली, उसको भी हम स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वो पब्लिक बॉडी वाला स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, और किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। दूसरी चीज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, कि हम कमांड करते हैं। मान लो कुछ भी, अगर कुछ काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम जा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे चले गए, तो वो मैंडेमस इशू कर सकती है। वो बोल सकती है उस बॉडी को कि भाई हम तुम्हें कमांड कर रहे हैं कि ये काम करो। तो ये किसके अगेंस्ट होगा? ये होगा एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट। ठीक है, दूसरी चीज प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट होता है? बेसिकली ये फॉरबिड करने के लिए होता है। अब फॉरबिड करने का मतलब क्या है कि अगर देखो, ये पहली बात तो किसके अगेंस्ट होता है? ये लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट होता है। अच्छा, प्रोहिबिशन में क्या होता है? मान लो कि एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, चलो सुप्रीम कोर्ट ही लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के पास कोई केस है और हाई कोर्ट उस केस को स्टडी कर रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हाई कोर्ट, इसको तू रहने दे, इसको तू रहने दे, ये हमको दे दे, तेरे बस की नहीं है ये, ठीक है? तो उनको फॉरबिड कर दे रहा है, रोक दे रहा है उस केस को स्टडी करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले लगा दिया, ठीक है? तो बात समझ आ गई प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है। दूसरा, एक चौथा होता है, वो है सरसॉरी। सरसॉरी क्या होता है? ये भी बेसिकली रोकने के लिए होता है, या बेसिकली टू बी इन्फॉर्म्ड के लिए होता है। उसका मतलब जो होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, और ये भी लोअर जुडिशरी के लिए होता है। अब इस केस में क्या होता है कि सेम वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का केस ले लेते हैं। तब हाई कोर्ट के पास कोई केस है, ठीक है? अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार ये केस जो है हाई कोर्ट से संभला नहीं जाएगा, ठीक? तो अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने उस केस का वर्डिक्ट भी दे दिया, उस केस में रूलिंग भी दे दी कि यार इसका ये जजमेंट होगा। तो हाई कोर्ट बोलेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट रुक जा जरा, सरसॉरी लगा दिया हमने तुम्हारे ऊपर। तो उसका मतलब क्या है कि अब या तो फिर अगर उन्होंने कोई वर्डिक्ट दे दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक? सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा अलग से, या तो फिर बोलेगा कि भाई हाई कोर्ट भाई ऐसा है कि जो भी तेरा वर्डिक्ट होगा ना, पहले जरा हमको सुना देना एक बार, ठीक है? तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो सरसॉरी है ना, सरसॉरी जो है वो बेसिकली एक प्रिवेंटिव भी है और एक क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। मतलब ये किसी चीज को रोक भी सकता है और ठीक भी कर सकता है। लेकिन प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव है। देखा था हमने प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिशन में उसको पहले ही मना कर दिया कि भाई रहने दे, तेरे बस का नहीं है। लेकिन सरसॉरी में क्या बोलता है, उसको वर्डिक्ट देने देता है। अगर उसको वर्डिक्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट अच्छा लगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर उनको वर्डिक्ट अच्छा नहीं लगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा और बोल देगा कि भाई ये वर्डिक्ट नल एंड वॉइड है, उसके बाद जो वर्डिक्ट होगा वो हम देंगे। तो बात समझ आ गई होगी कि सरसॉरी कैसा है, प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। प्रोहिबिशन कैसा है, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव है। अब दूसरी और एक बेसिकली लास्ट चीज, वो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में बोलता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा देखो, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? ये एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट इशू किया जाता है। मान लेते हैं कि आ, किसी आ, किस एक किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में, किसी एक मान लो गवर्नमेंट बॉडी में एक कोई बॉस है, ठीक है? और उस बॉस ने अब उसके एम्प्लॉय को फायर कर दिया, ठीक है? और वो एम्प्लॉय चले गया भाई सुप्रीम कोर्ट के पास, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कि सर मुझे मेरे बॉस ने फायर कर दिया, लेकिन इनके पास अथॉरिटी नहीं है मेरे को फायर करने की, ठीक है? तब उसके बाद बेसिकली सुप्रीम कोर्ट उनको कौन सा रेट रजिस्ट्रेशन लगाएगा, बॉस से पूछेगा कि भाई, उनको बोलेगा क्यू वारंटो, उनको क्यू वारंटो पकड़ाएगा तो उनको बोलेगा भाई क्या अथॉरिटी है तेरे पास इसको फायर करने की, इसको फायर करने की अथॉरिटी किसी और के पास है, तेरे पास तो नहीं है, तो कैसे तूने फायर कर दिया? तो ये चीजें होती है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि क्यू वारंटो क्या होता है, हेबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है? अच्छा ओके, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन तो रह ही गया, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मैं इसका स्लाइड बनाना ही भूल गया, ठीक है? चलो, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है? बेसिकली अगर क्या है कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट को मान लो कुछ मदद चाहिए, ठीक है? प्रेसिडेंट को कुछ पूछना है, किससे पूछना है? सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से पूछना है, ठीक है? तो तब प्रेसिडेंट जा सकता है उनके पास, उनको बोल सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, कि भाई यार मुझे ये बात बता, मतलब मान लो कुछ किसी भी लॉ के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के लॉ या किसी भी चीज के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से कुछ एडवाइजरी चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो वो पूछ सकते हैं उनसे। पर पर वो जो एडवाइस है ना, वो नॉन बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि मान लो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कोई एडवाइस दी और प्रेसिडेंट को माननी है, ऐसा नहीं कि मानेंगे ही मानेंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि मानना है कि नहीं मानना है। तो यही था हमारा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब जो हमारा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मींस यू मे हैव द बॉडी ऑफ। अब भी जस्ट अभी बताया था कि कौन से रिट होती है ये, तो आई होप आपको पता पता होगा।
आपको याद होगा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, कमांड, वी कमांड। सरसॉरी का मतलब क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड। और क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस में क्या मतलब होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल jurisdiction between the central government of India and one more or other state. The Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between the government of India and any state on the other side or state on the other. ठीक है, the Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between government of India and any corporation or individual or more states or other. The Supreme Court has original jurisdiction between टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, तो अभी जस्ट अभी बताया था ना आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मैंने क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है किस किस केस में, सेंटर और स्टेट के बीच में मान लो कुछ लफड़ा हो जाए, सेंटर प्लस स्टेट और एक और स्टेट के बीच में कुछ लफड़ा हो जाए, या स्टेट और स्टेट के बीच में कोई लफड़ा हो जाए, तो इस तीन केसेस में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन लेकिन मुझे ये बताओ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का कुछ जिक्र किया था मैंने, नहीं किया था ना। तो यार ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, थर्ड वाला ऑप्शन तो गलत होना चाहिए ना। तो देखो कौन से इन ऑप्शंस में थर्ड वाला ऑप्शन है, मतलब कौन कौन से ऑप्शन तो नहीं हो सकते, स्पेशली सबसे पहले तो देखो सी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऑप्शन 3 है। तो ये दो तो नहीं हो सकते, तो देखो ए और बी में से कोई होगा। ए और बी में से क्या है, 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब 1 और 2 तो सही है ही है। इसका मतलब 1 और 2 तो सही है ही है, इसके बारे में तो देखना ही नहीं है। ऑप्शन 4 देखते हैं। ऑप्शन 4 में क्या बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, और और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आंसर कैसे करना है वो टेक्निक भी आपको समझ आ गई होगी। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? चलो ठीक है, फिर दैट्स इट फ्रॉम अस, दैट्स इट फ्रॉम मी, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बताओ यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।